हडसन ने शुरू कर दिया है मौत का खेल। कहीं रॉकी और रवि हो तो नहीं जाएंगे फेल। उपन्यास के इस भाग में सुनिए क्या होगा जब होगा रवि और साशा का मेल। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, पल पल में साथिया तुम गिरगिट से रंग बदलते। अरे ये हम नहीं बल्कि रॉकी रवि से कह रहा है, क्योंकि रवि उसे लेकर आया है एक ऐसी जगह जिसे देखकर वह चौंक पड़ा है। तो चलिए इस अध्याय में जानते हैं कौन सी है वह जगह। अध्याय 171 कोमल अग्रवाल यानी मेरे साथ। रवि रॉकी को लेकर जहां आया था वह उसके भाई भानु का फ्लैट था और वे दोनों अभी उसके पिछले दरवाजे पर खड़े हुए थे। देख, ये रही डुप्लीकेट चाबी। रवि ने पिछले दरवाजे के नजदीक रखे एक सूखे हुए गमले की मिट्टी के अंदर हाथ डालते हुए चाबी निकाली तो रॉकी दंग रह गया। वाओ पार्टनर, क्या जगह ढूंढा है। अबे सुतली बम, अपना मुंह बंद रख। रवि ने चुपके से बेआवाज दरवाजा खोला और दोनों भीतर चले आए। भानु इंस्पेक्टर सिंघाल के खौफ से शहर छोड़कर अंडरग्राउंड हो चुका था और इस वक्त अपने ससुराल में आराम फरमा रहा था। घर में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान था जिससे वे अपना काम चलाने लगे। दिन भर तो वे सोते रहे, मगर जब रात हुई तो आगे क्या किया जाए इस पर चर्चा करने लगे। लेकिन अब उनके पास कोई उपाय न था। सुबह हुई तो सभी अखबार रात के हादसे की खबर समेटे हुए थे। टेलीविजन पर भी जाने माने बिजनेस टाइकून कुलभूषण ओबरॉय की मृत्यु का समाचार हर बुलेटिन की सुर्खियां बनी हुई थी। जैसे ही रवि और रॉकी ने टीवी पर यह खबर देखी तो उनके कान खड़े हो गए। वॉल्टर टोली के पकड़े जाने की खबर भी साथ ही साथ चल रही थी और निशा ओबराय के सही सलामती की खबरें भी। ला फोन इधर ला, चीफ को फोन लगाते हैं। रवि ने उसे ऑर्डर दिया। रॉकी उसका फोन लेकर आया तो रवि ने एक प्राइवेट नंबर पर उंगली रख दी। पहाड़ियों की दुर्गम गहराइयों के बीच खड़ी वही पत्थर की हवेली जहां परिंदा भी पर न मार सके, वही थी हडसन का सबसे गुप्त ठिकाना। घने जंगलों और ऊंचे चट्टानों से घिरी वही पत्थर की हवेली जो बाहर से वीरान दिखाई देती थी लेकिन अंदर आधुनिक हथियारों और सुरक्षा प्रणालियों से लैस थी। हडसन वही एक आधुनिक गोल गुंबद वाले कक्ष में बैठा हुआ था। यह कमरा बेहद ही आलीशान और शाही था। इसकी छत एक ऊंचे गोल गुंबद की तरह थी जिस पर प्राचीन कलाकृतियां उकेरी गई थी और जिसमें कांच का एक बड़ा सा शैंडिलियर लटक रहा था। कमरे की मोटी पथरीली दीवारों पर बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थीं जहां से बाहर की धुंध भरी वादियां साफ नजर आ रही थी, लेकिन बाहर से अंदर का नज़ारा देखना असंभव था। फर्श पर बिछे एक बेहद ही कीमती ईरानी कालीन के ऊपर एक बड़ा मखमली सोफा रखा हुआ था और उस पर वही विदेशी हसीना बैठी हुई थी। रात वाली लुक से बेहद ही जुदा वह विदेशी हसीना सुबह के इस वक्त एक बेहद खूबसूरत ताजगी भरा पश्चिमी परिधान पहनी हुई थी। अपनी वाइब्रेंट फ्लोरल प्रिंट वाली घुटनों से ऊंची ड्रेस में वह बेहद ही मासूम और खूबसूरत नजर आ रही थी। उसकी गहरी नेकलाइन
और स्लीवलेस डिज़ाइन उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। बिना किसी भारी मेकअप के उसका यह फ्रेश और नेचुरल लुक हडसन के गुस्से को शांत करने के लिए काफ़ी था। वह उसी मखमली सोफे पर हडसन के बिल्कुल नज़दीक उससे सटी हुई बैठी हुई थी और उसके हाथ में ब्रेकफास्ट प्लेट थी। वह बड़े प्यार से फोर्क के जरिए उसे क्रिस्पी बेकन और ऑमलेट खिला रही थी। Have some breakfast, honey. You need energy for your big plans. उसने अपनी सलोनी आवाज में हडसन के मुंह के पास फोक ले जाते हुए कहा, I'm not hungry. My mind is full of that bloody inspector. हडसन ने थोड़ा चिढ़ते हुए उसका हाथ धीरे से पीछे किया मगर उसकी दी हुई बाइट मुंह में रख ली। वह इस वक्त वॉल्चर और गूफी को रिलीज करवाने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा था। ठीक इसी वक्त मैथ्यू फोन लेकर आया और उसने हडसन से कुछ कहा। चीफ, उस दगाबाज रवि का कॉल है। कुत्ते का दुम है, कभी सीधा नहीं होगा। मैथ्यू ऑन द स्पीकर। हडसन के आदेश पर मैथ्यू ने फोन का स्पीकर ऑन किया। कमरे में स्पीकर के ऑन होते ही वही विदेशी युवती एकदम सतर्क होकर बैठ गई और हडसन के चेहरे के बदलते भावों को पल पल देखने लगी। कुत्ता हूँ चीफ, पर दगाबाज नहीं। रवि ने अपनी आवाज में अटूट आत्मविश्वास और गजब की चालाकी भरते हुए पहला पासा फेंका। डबल क्रॉस करने वाले कभी लॉयल नहीं होते रवि। हडसन ने अपनी भारी आवाज में अपना गुस्सा जाहिर किया। अगर मैं लॉयल ना होता चीफ, तो आपके अड्डे के उड़ने का इस वक्त मातम नहीं मना रहा होता। मैंने तो आपका दुख बांटने के लिए फोन किया था, पर आपने हमें अपना दुश्मन ही समझ लिया है। रवि ने जब ये शब्द पूरी चाशनी में डुबोकर कहे तो हडसन के चेहरे पर एक सर्द और व्यंग्य भरी मुस्कान तैर गई। अब तुम कौन सा नया ड्रामा प्ले कर रहा है रवि? बाय द वे, यू आर ए जीनियस एक्टर। कोई नाटक कंपनी ज्वाइन कर लेगा तो खर्चा निकल जाएगा तुम्हारा। एक्टिंग नहीं कर रहा चीफ, मैं आपसे एक मीटिंग करना चाहता हूं, लास्ट टाइम। वरना गूफी और वॉल्चर से आप हाथ धो बैठेंगे। नो रवि, अब कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। अब होगा ओनली फाइनल सेटलमेंट। हडसन ने रवि को बुरी तरह दुत्कारते हुए कहा, आप चाहे तो सब मुमकिन है चीफ। आपने तो सुना ही होगा चीफ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और हमारा दुश्मन एक ही है। अगर हम मिल जाएं तो उसे धूल चटाने में देर नहीं लगेगी। और फिर ये भी तो सोचिए कि गूफी और वॉल्टर को मेरे अलावा कौन वापस ला सकता है कोई जीनियस आपकी गैंग में? अब रवि ने अपनी आवाज में लाचारी का पुट देते हुए अपनी आखिरी और सबसे शातिर चाल चली। रवि ने अब हडसन की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। युवती ने देखा हडसन के चेहरे के भाव बदल गए हैं और उसके चेहरे पर शिकन आ गई है। वह मन ही मन अब समझ चुकी थी कि यही लड़का हडसन को कंट्रोल कर सकता है और उसकी कमजोरी को अच्छी तरह जानता है और खेल अब मजेदार होने वाला है। यह सोचकर वह मंद मंद मुस्कुराई। नॉट एट ऑल रवि, नो मीटिंग विद यू। हडसन ने पत्थर जैसी कठोरता से अपना अंतिम फैसला सुनाया।
मैथ्यू, हडसन ने चिढ़कर इशारा किया। उसके संकेत को समझकर मैथ्यू ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही हडसन ने अपना पूरा ध्यान उसी रहस्यमयी विदेशी युवती पर लगा दिया, मगर वह युवती हडसन के इस बिहेवियर से आश्चर्यचकित होकर उसे देख रही थी। वह उसके माथे के शिकन को मिटाने की कोशिश करने लगी। हडसन उसके इस अंदाज और दिलकश व्यवहार से काफी खुश दिखाई दे रहा था। युवती के हुस्न और साए में आकर उसका तनाव काफी हद तक धुल चुका था, लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में अब भी रवि की सब बातें गूंज रही थी। तभी उस युवती ने हडसन से कुछ ऐसा कहा कि उसकी आंखें चमक उठी। sometimes you behave intelligently. वह युवती को देखते हुए बोला। Still you ignore me? युवती ने बनावटी नाराजगी जताते हुए कहा। Honey, today I will clear all your complaints. Just tell me. हडसन ने उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा तो वो उसे बड़ी बड़ी आंखों से अविश्वास से देखने लगी। Can you fulfill a wish of mine, honey? उसने बेहद मासूमियत और कशिश भरी आवाज में पूछा और हडसन के चीक्स पर किस किया। Of course, I can do anything for you. Whatever you say. हडसन मुस्कुराते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ा। Oh darling, you are the best. युवती ने चहकते हुए कहा और आगे बढ़कर हडसन के होठों पर एक गहरा नशीला किस किया। हडसन उसके इस प्यार भरे व्यवहार से पूरी तरह मुग्ध हो गया था। वह बेहद ही खुश था और पूरी तरह शीशे में उतर चुका था। दूसरी तरफ शहर के उस बंद फ्लैट में रवि और रॉकी की हालत बेहद खराब थी। रॉकी का चेहरा सफेद पड़ गया था। वह निराशा के गहरे समंदर में डूबकर बोला। बेड़ा तर्क पार्टनर। वो बेड़ा गर्क होता है बे, गधा कहीं का। रवि ने झंझलाकर उसे सुधारा, लेकिन सच तो यह था कि रवि को भी अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता दिखाई दे रहा था। दोनों किसी बेजान लाश की तरह बेड पर पड़ गए। रवि को अब कुछ रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। वह मन ही मन बुरी तरह परेशान था कि आखिर हडसन को किस तरह कन्विंस करे। उसने बिना सोचे समझे इतनी जल्दी फोन क्यों काट दिया। अब रवि के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। न अब उसके पास कोई दूसरी योजना शेष थी, न कहीं जाने का रास्ता। दोनों अपनी फूटी किस्मत को कोस रहे थे कि अचानक अंधेरे कमरे में नीली रोशनी चमकी। फोन की स्क्रीन पर हडसन का प्राइवेट नंबर फ्लैश हो रहा था। दोनों के मुरझाए चेहरे जैसे खिल उठे। रॉकी तो बेड पर उछलकर खड़ा हो गया और नाचने लगा। हेलो। रवि ने झटके से फोन उठाया। उधर से मैथ्यू की भारी और रहस्यमयी आवाज गूंजी। रवि, चीफ तुमसे मीटिंग के लिए रेडी है, बट लास्ट टाइम। रवि तो सुनकर खुशी से पागल हो गया, लेकिन धड़कते दिल के साथ उसने पूछा, कहाँ आना है? हमारा आदमी तुमको रिसीव करेगा गन हिल से। ओनली यू नीड टू बाय अ बलून। मैथ्यू ने सटीक जानकारी दी और संपर्क काट दिया। सितंबर का महीना था। मसूरी पूरी तरह बादलों की गोद में समाई हुई थी। गंढिल का नज़ारा इस वक्त बेहद ही अलौकिक और अद्भुत दिखाई दे रहा था।
चारों ओर घनी धुंध छाई हुई थी, जैसे कोई सफेद मखमली चादर पहाड़ों पर बिछ गई हो। रुक रुक कर हो रही रिमझिम फुहारों ने रास्तों को और भी फिसलन भरा बना दिया था। पहाड़ियों से गिरते छोटे छोटे झरने और गीली मिट्टी की सौंधी महक वातावरण में घुली हुई थी। लेकिन रवि और रॉकी के लिए यह दृश्य सुखद नहीं बल्कि कष्टदायक था। ऊपर चढ़ते चढ़ते दोनों की सांसें फूलने लगी थी। रवि का चेहरा पसीने और बारिश की बूंदों से भीगा हुआ था। रॉकी थका हुआ ऊपर चढ़ता जा रहा था और हडसन को मन ही मन गालियां दे रहा था। पार्टनर, इस चढ़ाई ने तो अपना तेल ही निकाल दिया। अब क्या क्लाउड पर ले जाएगा? रॉकी ने अपने घुटनों पर हाथ टिकाते हुए गहरी सांस ली। बस पहुंच गए, हिम्मत मत हार। रवि ने उसे सहारा देते हुए कहा, हालांकि वह भी काफी थककर चूर हो चुका था। गनहिल के शिखर पर पहुंचते ही जब उन्होंने नीचे देखा तो बादलों की वजह से नीचे की घाटी दिखाई नहीं दे रही थी। वहां एक कोने में रंग बिरंगे बैलून्स का गुच्छा थामे एक रहस्यमयी आदमी खड़ा हुआ था। उसकी टोपी से पानी टपक रहा था। जैसे ही रवि ने उसकी ओर देखा, उसने उसे अपनी ओर आने का इशारा किया। रवि रॉकी दोनों उसके पास पहुंचे, मगर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना छाता एक ओर किया और अपनी हथेली उसके सामने खोल दी। उसकी हथेली के बीचों बीच हार्डी गैंग का वही खास निशान बना हुआ था, एक जलती हुई खोपड़ी और उसके पीछे 2 धारदार खंजर। यह देखते ही रवि और रॉकी के माथे पर बल पड़ गए। वे समझ गए कि यह हडसन का ही बंदा है। उस आदमी ने रवि को देखते हुए एक ठंडी मुस्कान दी और अपने पीछे आने का संकेत किया। वह उन्हें पहाड़ी के पीछे एक गुप्त ढलान की तरफ ले गया, जहां झाड़ियों के पीछे एक विशाल मैदान छिपा हुआ था। वहां का दृश्य देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैदान के बीचों बीच एक विशाल हॉट एयर बैलून तैयार खड़ा था। धुंध के बीच उसकी आग की लपटें रुक रुक कर चल रही थी, जो उसे बेहद ही डरावना बना रही थी। वह रहस्यमयी आदमी बिना एक शब्द बोले फुर्ती से टोकरी के भीतर कूद गया। उसने एक लीवर खींचा, बर्नर से आग की एक भीषण लपट निकली और सन्नाटे को चीरती हुई सीटी की आवाज गूंजी। रवि और रॉकी उसका संकेत पाते ही लड़खड़ाते कदमों से टोकरी के भीतर कूद गए। जैसे ही गुब्बारे ने जमीन छोड़ी, रॉकी ने रवि को कसकर पकड़ लिया। अगर ये रस्ते टूट गया तो पार्टनर, हम सीधे गोड का घर पर लैंड करेगा। रॉकी ने कांपते स्वर में रवि से कहा। अरे अभी तो हम शैतान के घर में लैंड करने वाले हैं। रवि ने टोकरी की रस्सी को मजबूती से थामते हुए कहा। गुब्बारा अब बादलों को चीरते हुए ऊपर की ओर जा रहा था। नीचे मसूरी की लाइटें धुंध में टिमटिमाती हुई जुगनू सी लग रही थीं। वह आदमी बड़ी कुशलता से गुब्बारे को पहाड़ियों के बीच से नेविगेट कर रहा था। लगभग 20 मिनट के उस रोमांचक और डरावने सफर के बाद उसने एक सुनसान ऊंची पहाड़ी ढलान की ओर इशारा किया, जहां एक पुरानी हवेली का ढांचा छिपा हुआ दिखाई दे रहा था। उस आदमी के सटीक निर्देश पर गुब्बारा एक धुंधली घास के मैदान में धीरे धीरे उतरने लगा, जहां पहले से ही हथियारों से लैस हडसन के गुर्गे तैनात थे। स्टेप आउट। उस आदमी ने अपनी खूंखार आवाज में आदेश दिया। वे दोनों जैसे ही टोकरी से बाहर आए, ठंडी हवा का एक झोंका उनसे आ टकराया। सामने वह हवेली थी जो बादलों और पेड़ों के बीच छिपी हुई थी। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी और खतरा महसूस हो रहा था। चल
अब अजगर के मुंह में कदम रखने के लिए तैयार हो जा। रवि ने एक गहरी सांस ली और रॉकी की ओर देखा। वे अब मौत के मुंह में कदम रख चुके थे। वही गुब्बारे वाला आदमी उन्हें हडसन की उस गुप्त हवेली तक लेकर आया। हवेली के मुख्य हॉल में दाखिल होते ही चिमनी की गर्माहट और महंगे सिगार की खुशबू ने उनका स्वागत किया। हडसन अपनी विशाल कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके ठीक बाईं ओर हत्थे पर वही खूबसूरत युवती बैठी हुई थी। उसने इस वक्त गोल्डन ब्लू रंग का एक वेलवेट वाला स्लीवलेस गाउन पहना हुआ था, जो उस माहौल में उसे और भी आकर्षक बना रहा था। रवि, तुम दोनों का लक अच्छा है जो यहाँ सेफली पहुंच गया, बुलेट से भी और बैलून से भी। हडसन की भारी आवाज गूंजी। रॉकी हडसन की यह दहाड़ सुनकर कांप गया, मगर रवि कॉन्फिडेंस से खड़ा हुआ था। Thank you, Chief, for giving me the last chance. वह बीच बीच में हडसन की नजर बचाकर उसी विदेशी युवती को देख रहा था। उसकी खूबसूरती कुछ ऐसी गजब की थी कि वह एक ही झलक में अपना दिल हार बैठा था और उस पर एक मादक नशा सवार हो गया। आज मसूरी की पहाड़ियां उसके दिल में जमी बरसों की धुंध को पिघलता हुआ देख रही थी और वह देख रहा था उसी विदेशी सुंदरी को। किसी की भी आंखें उस विश्व सुंदरी को देखकर चौंधिया सकती थी और ये तो रवि था, हवस का पुजारी। रूप का ऐसा अविरल भंडार इस निर्जन हवेली में हो सकता है, यह अकल्पनीय था उसके लिए, मगर अब हकीकत बनकर उसके सामने सजीव खड़ा था। युवती ने भी अपनी तीखी नजरों से ताड़ लिया था कि उसने रवि को एक ही नजर में अपना गुलाम बना लिया है। सोचकर वह मंद मंद मुस्कुराई। हसीन होना भी एक ट्रम्प कार्ड है। वह मन ही मन बुदबुदाई, मगर अगले ही पल उसने अपना परिचय दिया। I am Sasha, Mr. Actor. परिचय होते ही रवि ने अपनी ट्रेडमार्क मुस्कान चेहरे पर चिपकाई और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बड़ी शिष्टता से कहा, Glad to meet you, Miss Sasha. आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। साशा ने रवि के बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर उसकी आंखों में झांका। उसने हाथ मिलाने के बजाय बड़े तिरस्कार से अपना चेहरा घुमा लिया और अपने वाइन ग्लास से एक घूंट भरा। Not now, Mr. Actor. उसने अपनी मखमली मगर बर्फीली आवाज में कहा, एक्टर नहीं, जीनियस एक्टर। उसका यह संबोधन रवि को काफी अच्छा लगा, लेकिन वह अपनी मुस्कान छिपाते हुए बोला, रवि, you are only here just because of my passion, my love, Sasha. हडसन ने सिगार का धुआं छोड़ते हुए माहौल को और भी सख्त कर दिया। साशा ने अपनी पेंसिल हील से रवि की तरफ 2 कदम बढ़ाए और उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखती हुई बोली, I wanted to see who is that genius जिसने मार्था को इम्प्रेस कर दिया और जो बार बार अपनी स्ट्रैटेजी से हार्डी को इन्फ्लुएंस में ले लेता है। That's the reason कि तुम्हें इस हिडन फोर्ट में लाया गया है। उसने उस पर अपना प्रभाव जमाने के उद्देश्य से गर्वीले अंदाज में उसे देखा। बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी एक्टिंग की, जरा मैं भी तो देखूं।
साशा ने अपनी उंगलियों में जलती सिगरेट दबाई हुई थी और वह उसे रवि के चेहरे के बेहद नजदीक लाती हुई बोली, फ्लावर्स को फायर से दूर ही रहना चाहिए मिस वंडर। एक गहरी व्यंग्य भरी मुस्कान देते हुए उसने जलती सिगरेट पर अपनी उंगली रख दी और उसे रगड़कर बुझा दिया। Now tell me the exact reason of this meeting. But remember, अगर तुम्हारी रीजन में दम नहीं हुआ तो हार्डी तुम्हें इस फोर्ट से जिंदा नहीं जाने देगा। इसी फोर्ट के नीचे तुम्हारा ग्रेवयार्ड बना दिया जाएगा। And your dead body can't be traced. उसने रवि के सामने मौत का जो नक्शा खींचा, रवि उससे बिल्कुल भी आतंकित नहीं हुआ, बल्कि आत्मविश्वास उसके चेहरे पर दिखने लगा। तब तो तुम्हें एक्सप्लोर करने का और टाइम मिल जाएगा मिस वंडर। साशा वापस हडसन की कुर्सी के हत्थे पर बैठ गई और रवि को आश्चर्य से देखने लगी। चीफ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपका कासल किसने और कैसे बर्बाद किया, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने लोगों को पुलिस के चंगुल से छुड़ाकर वापस लाएं, इससे पहले कि वो किसी अनजान जेल में भेज दिए जाएं। रवि की आंखों में चमक थी। वह साशा को तिरछी नजरों से देखता हुआ हडसन की ओर देखते हुए अदब से बोला। यह सुनते ही साशा की आंखों में अविश्वास कौन था। Oh really? ये सच में गूफी और वॉल्टर को रिलीज करा सकता है? I don't believe it. Yes, honey. Only Ravi can do it. हडसन ने अपने गिलास से उसे वाइन पिलाते हुए कहा। यह दृश्य देखकर रवि को तेज जलन महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गले से जहर उतार दिया हो। आखिर उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ? वह उसे समझने की कोशिश करने लगा, पर उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था और दिल धड़कने लगा। वह एकटक साशा को देखे जा रहा था। Anything else, Ravi? तभी हडसन ने सवाल किया। रवि चौंका। चीफ, पहले मुझे एक नई गाड़ी चाहिए और अच्छी खासी रकम भी चाहिए। आप तो जानते ही हैं, आजकल मुट्ठी गर्म किए बिना कोई काम नहीं होता। रवि ने अपनी डिमांड्स उसके सामने रखी। मैथ्यू, रवि को जो कुछ चाहिए सब अवेलेबल कराओ। I want the wolf back in my courtyard. हडसन ने अपने खास आदमी मैथ्यू को आदेश दिया। कॉपी चीफ। जब रवि और रॉकी अपना मनचाहा सामान लेकर बाहर पैसेज में पहुंचे तो वहां कोई उनका इंतजार कर रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि साशा थी। उसे देखकर रवि जैसे पलके झपकाना ही भूल गया था। बारिश की बूंदें उसके नाजुक खुले कंधों पर गिर रही थी। अचानक उसने अपना नाजुक हाथ आगे बढ़ाया और रवि की आंखों में आंखें डालकर देखा। Actually, Mr. Actor, I think अब तुमसे हाथ मिलाया जा सकता है। I like your confidence. रवि ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। साशा ने उसे एकाएक अपने करीब खींचा और उसके कान में फुसफुसाई। वापस जरूर आना मिस्टर एक्टर। Somebody is going to wait for you. तुमसे नेक्स्ट मीटिंग के लिए तो आना ही पड़ेगा मिस वंडर। रवि ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी, उसे नजर भर देखा और फिर नोटों का बैग अपने कंधे पर लटका कर आगे बढ़ गया। मान गया पार्टनर, गाड़ी
हथियार, रुपया सब जुगाड़ लिया और ऊपर से लड़की भी। रॉकी ने थोड़ा आगे बढ़ते ही पलट कर देखा और चुटकी ली। लगता है पार्टनर तुम जल्दी ही वॉल्टर को रिप्लेस करने वाला है। वॉल्टर को नहीं, हार्डी को। रॉकी के इस बात पर रवि ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और पीछे पलट कर देखा, जहां साशा अब भी खड़ी हुई उनकी ओर एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजब सी मुस्कान थी। क्या ये क्या कह दिया रवि ने हडसन को? क्या चल रहा है उसके शातिर दिमाग में? और ये साशा रवि को ऐसे क्यों देख रही है? कितने सारे प्रश्न है ना। ये उपन्यास कितना कौतूहल लेकर आया है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए तो अगला भाग सुनने अवश्य आइएगा। पर जाने से पहले उपन्यास को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाइएगा। अब जानिए हमारे कंट्रीब्यूटिंग आर्टिस्ट के नाम। वो हैं अभय गोयल, रानू मैनी, प्रभात साहू और कुशवंत साहू। बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।